तो स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 91। तो हम डिस्कस कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले वीडियो में, और आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 की। और आप लोगों को याद भी होगा कि पार्ट 1 में हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया था और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। तो एक बार बच्चों फिर से रिवाइज करें कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एक समझौता होता है, किस तरह का समझौता होता है, किस प्रकार का समझौता होता है, ये आपको पता भी होना चाहिए कि जैसा सब्जेक्ट है बच्चों वैसे ही हमें वर्ब का यूज करना है। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब विल बी सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल हो जाती है वर्ब भी। और एक बात और मैंने आपको बताई थी, फिर से आपके लिए बता देते हैं, रिवाइज कर लेते हैं चीजों को, कि अगर एक नाउन की बात करें तो नाउन पहले से होता है सिंगुलर और उसका प्लूरल बनाया जाता है एस ऐड करके इन मोस्ट ऑफ द केसेस। हमेशा नहीं, कुछ और स्पेलिंग चेंज हो जाती है, वो बाद में जब नाउन पढ़ाएंगे, कंपाउंड नाउन हो गया, बहुत सारे टाइप के नाउन होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे, तब आपको बताएंगे कैसे हम लोग हमेशा प्लूरल इस तरीके से नहीं बनाते कि सिर्फ एस जोड़ दिया तो उसका प्लूरल बन गया। कभी कभी कुछ स्पेलिंग भी चेंज हो जाती है, जैसे कि डेटा जो हम लोग समझते हैं, डेटा इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ डेटम। डेटम, जी हाँ, डेटा जो होता है वो प्लूरल होता है, जबकि इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, डेटम होती है। ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं जो कि इर्रेगुलर नाउन्स में आते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे जब चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, नाउन पे आ जाएंगे, राइट। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की, और मैंने बताया नाउन पहले से होता है सिंगुलर, इसका प्लूरल बनाया जाता है, जबकि वो पहले से होती है, बताओ बच्चों, वो पहले से होती है प्लूरल, और इसको सिंगुलर बनाने के लिए सेम चीज की जाती है, वो में एस ऐड कर दिया जाता है। यही वजह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस ऐड कर देते हैं। तो वो नियम, वो रूल कहां से निकल के आया, यहीं से निकल के आया सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से। और ये इंग्लिश में कोई भी टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे जो इंग्लिश में होता है वो हिंदी में भी हर एक लैंग्वेज में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो एक्टिव पैसिव हो, चाहे वो नरेशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो। क्लियर? तो भाई आ जाते जल्दी से अपने इस टॉपिक पे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया, अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो हम एक से ज्यादा वर्ब का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल ही एंड शी की बात करेंगे तो हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि साथ ही साथ कि उसका सेंस क्या आ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट एग्जैक्टली कौन सा है। कभी कभी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो लास्ट में भी हो सकता है, जैसे कि हमने पढ़ा था, जैसे एग्जांपल के तौर पे ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, है ना। इसमें ये था ब्रेड एंड बटर, आर नहीं लगाया, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। एंड 50 माइल्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस, गलत हो जाएगा, 50 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और वन, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी सिंगुलर होते हैं। तो बच्चों क्या कहेंगे, एवरीबडी आर वेलकम्ड और एवरीबडी इज वेलकम्ड। क्या बोलेंगे भाई, एवरीबडी इज बोलेंगे। यहां तक बात समझ में आई थी। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं जल्दी से हम लोग। तो अब शुरू करने से पहले यहां पर एक सेंटेंस आप लोगों के सामने लिखेंगे और आपको बताना है कि क्या मैंने इसमें कोई गलती कर दी या सेंटेंस जो लिखा वो बिल्कुल सही लिखा। सेंटेंस हमारे पास ऐसा है, जैसे कि स्पॉटिंग एरर्स में बच्चों आता है, क्योंकि आप सभी लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा एसबीआई का, और आपको पता है कि पैटर्न क्या होता है, प्री का, मेंस का, और जितने भी टॉपिक्स यहां पर डिस्कस कर रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने यहां पर इसमें मेंशन किया है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर हम स्पॉटिंग एरर्स में ग्रामर की बात करें तो वो सबसे ज्यादा किसमें है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सबसे ज्यादा अगर कोई गलती आती है, एरर पूछा जाता है तो वो वर्ब में से पूछा जाता है। वर्ब अधिकांश गलत दी होती है, उसको आपको सही करना होता है। तो भाई सेंटेंस देखते हैं, से मैनी आ, ठीक है। उसके बाद अगला पार्ट लिखा हुआ है, चिल्ड्रन आर डूइंग दियर होमवर्क। देख भाई, say this one is A part, this one is B part, this one is C part, and no error is the D part। ठीक, ये मान लो आपका सेंटेंस आ गया एग्जाम में। कह रहा है कि कौन से पार्ट में एरर होगा, इफ यू थिंक देयर इज नो एरर प्लीज मार्क नो एरर इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। तो अब हम लोग कहां से पढ़ना चालू करेंगे, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन आ जाएगा तो यहां से पढ़ना चालू करेंगे भाई। यहां से जो चीजें हमको सही मिलती जाएंगी उनके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि उनके अकॉर्डिंग क्या सही क्या गलत। अगर कोई चीज गलत होगी तो वहीं पर एरर हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, स्पॉटिंग एरर्स में एक बात हमेशा ध्यान रखना
कि हमें कभी भी सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज करना होता। मान लो एक सेंटेंस की अगर हम बात करें कि जिसमें हम डेटा यूज हुआ मान लो, और उसमें हम डेटम लिख दें, डेटा की जगह डेटम लिख दें और उसमें सिंगुलर वर्ब लगा दें, जैसे कि डेटम के साथ सिंगुलर होगा, डेटा के साथ प्लूरल होगा, तो सही तो हो जाएगा सेंटेंस, लेकिन जो हम कहना चाहते हैं, जो मीनिंग कहना चाहते हैं, वो डिफरेंट हो जाएगी। याद रखिए हमेशा जब भी आप स्पॉटिंग एरर करेंगे तो ग्रामेटिकल एरर होनी चाहिए, यानी कि आपको वर्ड का मीनिंग नहीं चेंज करना होता वहां पर, राइट। अगर हाँ गलत मीनिंग का कोई वर्ड आ गया है तो वहां पर एक एग्जैक्ट मीनिंग का वाला जो सेंटेंस जो वर्ड लगेगा उसको आपको रिप्लेस करना है, नो डाउट। लेकिन हाँ अगर सिंपल से कोई चीज सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसमें आपको कोशिश ये करिए कि सेंटेंस में जो बात कही गई है वही बात कही गई है आफ्टर द करेक्शन, बातों में कि मीनिंग में चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब यहां पर आ जाते हैं तो पहले हमने यहां पर देखा मैनी आ लिखा हुआ है, तो कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर अगर हम यहां पर ए हटा दें, सिंपली ए हटा दें तो हो जाएगा मैनी चिल्ड्रन आर डूइंग देयर होमवर्क। तो सेंटेंस सही, यकीनन सेंटेंस सही हो जाएगा कि अगर आप यहां पर ए हटा दें सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चों ये एग्जाम में आ गया तो आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट वाले पार्ट में कोई भी एरर नहीं माना जाएगा। रीजन क्या है, एरर तो उसमें होता है जहां तक हमने बात गलत लिख दी हो। तो यहां तक दोस्तों हमने कोई भी बात गलत नहीं लिखी है, मैनी के बाद ए आ सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कुछ फ्रेजेस होते हैं मैनी के। चलो यहां पे लिख देते हैं। सबसे पहला फ्रेज होता है मैनी का, और इंक चेंज करके लिखते हैं ताकि मजा आए भाई। सबसे पहला मैनी का फ्रेज होता है जिसमें सिर्फ मैनी लिखा होता है, उसके बाद एक गुड मैनी भी कह सकते हैं, एंड उसके बाद अ ग्रेट मैनी भी कह सकते हैं भाई। और भाई एक और होता है जिसमें मैनी के बाद ए आता है। देखिए भाई पहला क्या हुआ, जो बच्चों आप लोग यूज करते हो, हमेशा से सुनते आते हो, हर कोई यूज करता है। पहला क्या होता है, मैनी होता है, उसके बाद दूसरा क्या होता है, ए गुड मैनी होता है, तीसरा क्या होता है, ग्रेट मैनी होता है, उसके बाद क्या लिखा, मैनी है। अब आप कहोगे सर इसमें डिफरेंस तो मुझे बता दीजिए कि सब कुछ एक जैसा लग रहा है देखने में, सुनने में, डिफरेंस क्या है, कब कौन सा वर्ड यूज करना है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई अगर आपको सिंपली कई लोगों की बात करनी है, बहुत सारे लोगों की बात करनी है, तो आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हो। ये वाला वर्ड जो माना जाता है ये काफी फॉर्मल माना जाता है जब मैनी के बाद हम लोग ए लगाते हैं। आप ज्यादातर एप्लीकेशंस में या न्यूज लेटर्स में या एप्लीकेशन फॉर्म में, या आप देख सकते हो एडिटोरियल पार्ट जो होता है ऑफिशियल वर्क में, इसका सबसे ज्यादा यूज मिलेगा मैनी के बाद ए। जबकि आमतौर पर हम लोग मैनी का यूज करते हैं। बहुत कम लोगों को पता होता है कि ए गुड मैनी भी कह सकते हैं, ग्रेट मैनी भी कह सकते हैं। जब भी मैनी बाद में आ रहा है, ए के बाद में आ रहा है, या खाली मैनी आ रहा है, तो इन सभी को एक ही लॉजिक से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। वो लॉजिक क्या है, मैनी का मतलब कई होता है, तो ये फॉलो करता है प्लूरल नाउन को प्लस नाउन भी हमारा प्लूरल होगा, यानी कि अगर कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है मैनी, तो वो हमेशा प्लूरल होगा। और साथ ही साथ वर्ब भी कैसे हो जाएगी, प्लूरल वर्ब। लेकिन यहां पर इसको आसान करने का, याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। जहां पे मैनी के बाद ए आ रहा है, अब हमें मैनी के हिसाब से नहीं चलना, बल्कि किसके हिसाब से चलना है, ए के हिसाब से चलना। ए का मतलब क्या होता है, एक होता है। अगर कोई चीज आगे एक बन गई है तो सिंगुलर बन जाएगी ना, तो इसके बाद कैसा नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। तो आप बताओ क्या यहां पर पहले पार्ट में कोई एरर था? नहीं था दोस्तों, पहले वाले पार्ट में कोई भी एरर नहीं था, क्योंकि मैनी ए भी कोई एक चीज होती है जो कि मैंने यहां पर लिख रखा है। अब इसके अकॉर्डिंग आगे क्या गलत होता है वहीं पर एरर पॉइंट आउट किया जाएगा। तो अगर हमने यहां पर मैनी ए का स्ट्रक्चर शुरू कर दिया, इसके अकॉर्डिंग हमें आगे चलना पड़ेगा। तो मैंने देखा ए के अकॉर्डिंग यहां पर चिल्ड्रन नहीं हो सकता, पहली चीज, पहली गलती यहां पर क्या है। और मैंने यहां पर एक से ज्यादा मिस्टेक्स की है, क्योंकि अब कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, जैसे हम मॉडर्न जमाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो एग्जामिनेशन भी बहुत मॉडर्न होते जा रहे हैं। तो पहले जो सरल चीजें, आसान तरीके से चीजें दी जाती थी, क्वेश्चन पूछा जाता था, अब बहुत ही ज्यादा घुमा फिरा के लपेट के पूछा जा रहा है, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और उनका ज्यादा से ज्यादा पेपर में कंज्यूम हो जाए टाइम। लेकिन बच्चों हमें अगर तैयारी हमारी है, हमको पता है सारी चीजें, तो हमसे गलती वहां पर नहीं होनी चाहिए। तो चाहे जैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर हमने पढ़ रखा है तो हमारे लिए परेशानी नहीं होगी। तो मैनी के बाद ए लिखा हुआ है, ए के अकॉर्डिंग यहाँ पे चाइल्ड हो जाएगा, चिल्ड्रन इज रॉन्ग हियर।
अब जैसे ही यहां पर चाइल्ड आ गया तो मैंने क्या कहा था, वर्ब भी हमारे पास सिंगुलर ही होगी, तो यहां पर आर की जगह क्या लगा दें बच्चों, इज लगा दें, और साथ ही साथ उसका जो भी प्रोनाउन यूज होगा उस सब्जेक्ट के लिए वो भी कैसा होगा, सिंगुलर की तरीके से होगा, या जो भी हमने वर्ड यूज किया उसके तरीके से होगा। तो अब यहां पर बताइए दियर किसके लिए आया बच्चों, ये दियर आया है चाइल्ड के लिए, यही तो सब्जेक्ट है हमारा, ठीक। अगर यहां पे चाइल्ड के लिए आया है तो ये चाइल्ड तो हो गया एक, दियर आ नहीं सकता, तो क्या लगा दें, चाइल्ड हिज भी हो सकता है, हर भी हो सकता है। अगर नहीं पता तो बेटर यूज मस्कुलिन जेंडर, राइट। तो अब यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, हिज लगा सकते हैं। अगर वहां पे आपको पता है कि सारे गर्ल्स की बात हो रही है, यानी कि जितने भी चिल्ड्रन वहां पर हैं, जितने भी चाइल्ड हैं वहां पर सारे के सारे गर्ल्स हैं, तो आप वहां पर क्या लगाओगे, आप वहां पे हर लगा दोगे, अदरवाइज वहां पे हिज लगाओगे व्हेन इट इज नॉट मेंशन्ड, राइट। आमतौर पे क्या होता है, कोई भी कॉमन नाउन या प्रोनाउन जब किसी कैटेगरी को बिलोंग करता है, यानी कि से अगर हम दुनिया भर में जितने भी चिल्ड्रन हैं सबकी बात कर रहे हैं, या जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी, मैन इज मॉर्टल, है ना, मैन जो है वो क्या है, मॉर्टल है, नश्वर है, अब अमर तो है नहीं। तो मैन इज मॉर्टल में आप देखिए यहां ना तो हम कोई आर्टिकल ऐड करते हैं कि ए मैन इज मॉर्टल, क्योंकि पूरी कैटेगरी को बिलोंग करता हुआ है, सभी के बारे में बात हो रही, और जब सभी के बारे में बात हो रही तो अब यहां पर जो मैन लिखा हुआ है ये इंसानों के लिए आया है, यहां पे सिर्फ पुरुषों के लिए मैन नहीं आया, पूरी कैटेगरी के लिए, इंसानों के लिए आया। और जब कोई इंसान को, पूरे इंसान को रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर मैन के लिए वहां पर कोई पॉजिटिव प्रोनाउन लगाने की बारी आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा हेज लगाएंगे, हर गलत हो जाएगा, दियर भी नहीं लगा सकते, राइट। तो यहां पर क्योंकि चाइल्ड मेंशन है, चाइल्ड के बारे में कोई भी हो सकता है, हिज हो सकता है या हर हो सकता है, तो यहाँ पे बेटर वी नो कि हमारे पास नहीं पता, हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं कि वो जो चिल्ड्रन है वो कैसे हैं, लड़कियां हैं लड़के हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया, हिज लगा दिया। लेकिन दियर नहीं हो सकता। लेकिन आपको एग्जाम में दोस्तों, आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि इसमें एरर बताइए क्या है, कि दियर की जगह क्या आएगा, चिल्ड्रन की जगह क्या हो जाएगा, आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कौन से पार्ट में एरर है। तो आपको पता है कि चाइल्ड के लिए दियर नहीं आ सकता क्योंकि ये सिंगुलर है, दे दियर आता है प्लूरल के लिए। इतनी बात समझ में आती है ना। तो ये सेंटेंस आपका क्लियर हो जाएगा। आप चलिए दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, इसी टाइप का। अब अगर कह दिया जाए ए गुड मैनी स्टूडेंट is expected to reach, देखिए ए गुड मैनी स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू रीच, दिखाई दे रहा है सभी को इस कलर में, ठीक है। तो अगर मान लो ये हो गया ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट, ये हो गया सी पार्ट, और डी मीन्स नो एरर, तो अब आप बता सकते हो कौन से पार्ट में एरर जाएगा। अब हमने यहां पर देखा एक गुड मैनी की बात हो रही है, तो यहां पर चले आए गुड मैनी, मैनी बाद में आ रहा ना, जब बाद में आ रहा है इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर स्टूडेंट्स, और यहां पर इसकी जगह आर हो जाएगा। ए गुड मैनी स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू रीच। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो जैसा भी आपको यहां पर वर्ड मिल जाए उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे चलना है। मैनी, गुड मैनी, ग्रेट मैनी, इन सब के साथ प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल वर्ब आती है। जबकि मैनी के बाद अगर ए आ जाए तो बच्चों सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का हम लोग यूज करेंगे, राइट। इसको एक बार रब कर देते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। उम्मीद है बच्चों यहां तक बिल्कुल ही आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें आपको डाउट हो जाए। और अगेन ये नियम तो मैंने नहीं बताया क्योंकि आप सभी को पता है, जितने भी लोग थोड़ा बहुत भी इंग्लिश से अंग्रेजी से रूबरू हैं तो उनको पता होना चाहिए कि मैनी का मतलब क्या होता है। अगर आप चीज़ों का मतलब जानते हैं, यानी कि कॉमन लैंग्वेज में, ये नहीं कि मैंने बहुत रॉकेट साइंस वाला कोई ऐसा वर्ड दे दिया जो आपने पहली बार सुना। मैनी का मतलब तो सभी जानते हैं ना। तो मैनी का मतलब क्योंकि बहुत सारे होता है, कई होता है, तो अब आगे आने वाला नाउन भी क्या होगा, कई होगा, बहुत सारे होंगे ना। और वर्ब भी कैसी होगी, उसके अकॉर्डिंग होगी, जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है। ठीक है भाई, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं यहां पर लिख दूं यू एज वेल एज आई एम ऑनेस्ट या आर ऑनेस्ट, यू एज वेल एज आई एम आर ऑनेस्ट,
तो अब मैंने यहां पर दो वर्ब इसलिए लिखी क्योंकि पता नहीं कौन सी वर्ब आएगी। आई कहता है कि एम लगा दो, यू कहता है कि आर लगा दो। किसकी सुने आप? हो सकता है आप में से कुछ लोग ये कहें कि सर जो पास है ना, जो सब्जेक्ट पास है ना, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा दो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि यहां पर कौन सी वर्ब आएगी। डिपेंड करता है कनेक्टर के ऊपर, यानी कि इसको और क्या बोल सकते हैं? कंजंक्शन। कंजंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि यहां पर हम किसकी बात सुनेंगे, वेदर इट विल बी फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट। तो अब नियम कायदा कानून जिससे आप भागते हो, जिसको अवॉइड भी करना चाहिए, नियम ये कहता है, किसी भी बुक से आप पढ़ लो, नियम ये कहेगा। देखिए नियम और कॉन्सेप्ट में फर्क क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको। नियम ये कहेगा व्हेन टू सब्जेक्ट्स, और अंग्रेजी में लिखा होगा भाई, हिंदी में भी लिखा रहता है लेकिन ऐसे लिखा होगा, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड यूजिंग द कंजंक्शन एज वेल एज the verb comes according to the main subject, sorry according to the first subject। तो मेन सब्जेक्ट की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर दो ही चीजें हैं और दोनों ऐसा लग रहा है कि हमारे सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो किसको सब्जेक्ट मानेंगे यहाँ पर? तो ये अगर एज वेल एज है तो हम जाएंगे किसके साथ? फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। इसका मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पर क्या यू है, और यू के अकॉर्डिंग बच्चों क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। यहाँ पर आर आ जाएगा, यू एज वेल एज आई आर ऑनेस्ट। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है ना, अजीब सा लग रहा है, लेकिन बच्चों यही सही, क्योंकि एज वेल एज से कनेक्टेड है। ये तो हो गया रूल। लेकिन अगर हम अपनी मातृभाषा का सहारा लें, अपनी ही मदर टंग का सहारा लें, तो चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं ये समझिए आप लोग। हम इसको पहले हटा देते हैं ताकि आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, इसको हम रब कर देते हैं, क्योंकि ये तो भाई नियम कायदे कानून वाली बात हो गई। पहले ये समझ लो, समझने का, याद करने का, दिमाग में चीजों को रखने का एक तरीका होता है, उस तरीकों को फॉलो करो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तरीका भाई ये है यहां पर कि अगर हम कनेक्टर्स की बात करें, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अंतर्गत, तो दो ही टाइप के हमारे पास कनेक्टर्स होते हैं। एक वो दैट फॉलो फर्स्ट सब्जेक्ट, दूसरा दैट फॉलो सेकंड सब्जेक्ट। देखिए दो ही टाइप के कनेक्टर्स हमारे पास होते हैं। अब करना क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। हमने कह दिया कि दो तरीके के कनेक्टर्स होते हैं, एक वो जिनमें पहला सब्जेक्ट देखते हैं, दूसरा वो जिसमें दूसरा। मैं आपको सिर्फ बता नहीं रहा हूं रूल, आपको याद भी करा रहा हूं, याद रखिएगा। तो पहले वाले सब्जेक्ट का मास्टर जो है, या हम कहते हैं अपनी सीरीज का, अपने एलिमेंट्स का जो राजा है, किंग है, कैप्टन है, वो कौन है? अलोंग विद। यहां पे लिख देते हैं दूसरे पेन से, वो है अलोंग विद। और सेकेंड वाले कैटेगरी का जो मास्टर है वो है नॉट ओनली बट ऑल्सो। इतना तो याद रहेगा। अल्फाबेटिकल सीरीज में अगर हम अल्फाबेट की बात करें, सबसे पहले ए आता है, उसके बाद एन आता है। जो पहले आता है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रख दिया, जो एन से आता है यानी कि बाद में आता है वो हम सेकंड में रखे। अगर आपने अपनी अपनी कैटेगरी के ये दोनों मास्टर तैयार कर लिए, जिसपे हमने यहां पर स्टार भी बना दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये दोनों आपने याद कर लिए तो आगे की पूरी कैटेगरी आपको याद हो जाएगी, क्योंकि एक ही कंजंक्शन, एक ही कनेक्टर नहीं है, दोनों ही कैटेगरी में और भी ज्यादा वर्ड्स हैं, और भी ज्यादा कनेक्टर्स हैं कि जिनको आपको रटना पड़ेगा, लेकिन आज के बाद आप रटना छोड़ दोगे। तो देखिए भाई, अलोंग विद से अब हम हिंदी का सहारा लेंगे। और जैसे कि मैंने इस जब चैप्टर को शुरू किया था, मैंने बताया था कि आपको थोड़ी देर के लिए अमिताभ बच्चन बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको करना पड़ेगा ए आई और है करना पड़ेगा, है आएगा लास्ट में या है आएगा, ये आपको देखना पड़ेगा। और अपने आप वर्ब खुद चीख चीख के चिल्ला के बोलेगी कि देखो हम सिंगुलर हैं, हमारे साथ सिंगुलर वर्ब लगाओ, हम प्लूरल हैं, जैसे हम है वैसे हमारे साथ प्लूरल वर्ब लगाओ, खुद अपने आप बता देगा। तो अब अलोंग विद से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। चलो भाई बनाते हैं। अलोंग विद का मतलब होता है किसी के साथ, ये तो मतलब होता है विद या अलोंग विद का मतलब किसी के साथ। तो मैंने कहा कि मैं अपने दोस्त, बहुत ध्यान सुनना,
मैं अपने दोस्तों के साथ यहां पर पढ़ने आता हूं, या मैं अपने दोस्तों के साथ यहां पर पढ़ने आते हैं। क्या सही लग रहा है? मैं अपने दोस्तों के साथ यहां पर पढ़ने आता हूं या आते हैं। तो तुरंत आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान सी चीज़ है, मैं तुरंत बता सकता हूँ कि मैं अपने दोस्तों के संग यहाँ पर पढ़ने आता हूँ, आ रहा हूँ। ये जो आपने हूँ लगाया, ये किसके अकॉर्डिंग लगाया? मैं के अकॉर्डिंग। मैं कौन सा सब्जेक्ट था? पहला था। इसका मतलब ये हुआ कि अलोंग विद जहां पर भी देख लेना, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चले जाना, उसके अकॉर्डिंग वर्ब को प्लेस कर देना। ठीक है। अब इसमें एज वेल एज भी था, जो कि मैंने इससे पहले वाले सेंटेंस में लिखा था। तो चलो एज वेल एज ए से होता है। देखो ए से अलोंग विद, ए से और क्या? एज वेल एज लिख दिया। ए से और क्या? एडिशन टू। लेकिन एडिशन टू में इन भी तो लगता है, लगा दिया इन एडिशन टू। अलोंग विद में क्या लिखा हुआ है? विद। सिर्फ विद लिखा हो तब भी पहले वाले के अनुसार जाना। विद को टुगेदर के साथ लगा दो तो भी पहले वाले के साथ चले जाना। ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स मैंने यहां पे लिख दिए, अगर इनसे कनेक्टेड है तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब को प्लेस करना। अब चले आते हैं हम लोग दैट फॉलो सेकंड सब्जेक्ट। तो मैंने क्या कहा? अपनी कैटेगरी का मास्टर कौन है? नॉट ओनली बट ऑल्सो है। चलो इससे हम लोग अपना सेंटेंस बनाते हैं हिंदी वाला। लोग इंग्लिश से इसीलिए डरते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती। क्यों ना हम लोग हिंदी से ही समझ लें ताकि एग्जाम में कभी ना भूलें। और यकीन मानिए इस मेथड से आप तैयारी करोगे, कभी कोई कंफ्यूजन एग्जाम में होगा ही नहीं कि हमने क्या याद किया था, एज वेल एज के साथ क्या था। कुछ भी आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुरंत दिमाग में आ जाएगा अगर आप इस तरीके से तैयारी करोगे। और इस तरीके से हर एक चैप्टर में इवन वोकैबुलरी भी आप इस तरीके से तैयार कर सकते हो। कैसे मैंने बताया था? एक टेक्निक मैंने आपको बताई थी, निमोनिक टेक्निक, वोकैबुलरी को तैयार करने की। कुछ और भी वर्ड्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है और मैं आपसे ये आशा करता हूं कि आप डेली के डेली, ज़्यादा नहीं बच्चों, सिर्फ 3 से लेकर 5 वर्ड, 3 से लेकर 5 वर्ड आप डेली तैयार करो। लेकिन कैसे? निमोनिक फॉर्म में, यानी कि उससे रिलेट करो स्टोरी, अपनी खुद की स्टोरी बनाओ। क्योंकि दूसरे की स्टोरी याद करोगे तो भूल जाओगे, अपनी खुद की स्टोरी बनाओगे तो कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। समय लगेगा, टाइम लगेगा थोड़ा तैयार करने में, लेकिन जो वर्ड एक बार याद होगा उसको जिंदगी में दोबारा पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो से बनाते हैं सेंटेंस। ना ही केवल मैं, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? ना ही केवल कोई और चीज बल्कि कोई और चीज। तो ना ही केवल मैं बल्कि मेरे दोस्त लोग भी यहां पर आते हैं या आता हूं। ना ही केवल मैं बल्कि मेरे दोस्त लोग भी यहां पर आता हूं। गलत साउंड कर रहा है, गलत लग रहा है। कैसे बोलेंगे हम लोग हिंदी में? ना ही मैं बल्कि मेरे दोस्त लोग भी यहां पर आते हैं। यानी कि जो आपने है लगाया, ये मैं के अकॉर्डिंग नहीं लगाया बल्कि दोस्तों के अकॉर्डिंग लगाया, जो कि प्लूरल था। तो इसका मतलब नॉट ओनली बट ऑल्सो जा रहा है सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जा रहा है। अब जैसे आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो याद हुआ, एन से और क्या है? नाइदर नॉर। इसका जोड़ीदार भी आपको पता होगा कौन है? आइदर और। सिर्फ और से ही क्यों ना कनेक्टेड हो, तब भी हम लोग सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को प्लेस करेंगे। तो उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आपको अगर नोट्स भी चाहिए तो नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेकिन भैया इंटरेस्ट तो शो करो कि यस आई वांट टू स्टडी लाइक दिस, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तब तो जाके हम लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा, हौसला मिलेगा कि हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लेकर आएँ और आपके लिए पूरा जुट जाएं। और ये एग्जामिनेशन जो होने वाला है, ये सिर्फ आपका ना हो बल्कि हमारा भी हो। क्योंकि आपको पता है कि 1 घंटे का लेक्चर डिलीवर करने के लिए एक टीचर को 1-2 दिन की पूरी मेहनत या ज़रूरत होती पढ़ने की। या भाई क्या होता है कि हम लोग आमतौर पे क्या होता है ना, जब बच्चे सामने होते हैं तो चलो ठीक है, किस तरीके से समय कट जाता है, उनसे बातचीत कर रहे हैं हम लोग या उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो बता रहे हैं, बाकी लोग अपना बैठे हुए हैं, टाइम पास हो रहा है। लेकिन जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो क्योंकि हमारे पास सामने ऑडियंस नहीं होती, सामने सिर्फ हमारे पास कैमरा होता है, और कैमरा को देखकर सिर्फ बकबकाते हुए जाना, मतलब अकेले मैं ही बोल रहा हूँ, मेरी ऑडियंस नहीं बोल रहे, सिर्फ सुन रही है, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात होती है कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ। 1 वे कम्युनिकेशन इज गोइंग ऑन, तो जो कि 2 वे हम लोग बना सकते हैं जब हम लोग आगे लाइव क्लासेस लेके आएंगे। तो लाइव क्लासेस हम लोग तभी शुरू करेंगे जब हमें लगेगा कि मेरी ऑडियंस जो है इंटरेस्टेड है और आगे पढ़ाई करना चाहती है इस तरीके से। ठीक है।
तो ये आपको याद हो गया होगा क्योंकि इसमें याद करने जैसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ, अलोंग विद लिखा हुआ है। अलोंग विद के साथ ऐसे कौन कौन से वर्ड्स है, एज वेल एज है, इन एडिशन टू है, विद है, टुगेदर विद है। और सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका राजा है, किंग है, उसके बाद नीदर नॉर और आइदर और, उसके अलावा क्या लिखा हुआ है। और चलो एक और सेंटेंस हम लोग फॉर्म कर लेते हैं, जल्दी से इसको रब कर दे। ठीक है भाई, रब कर दिया जाए। जैसे लिखा है, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो दियर, से मैंने यहां पर दियर लिख दिया, दियर। आगे का पार्ट यहां लिखते हैं, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो दियर स्टूडेंट्स। उसके बाद लिखा है स्टूडेंट्स से हैव लिख दिया हमने, हैव अराइव्ड। और ये लास्ट में है नो एरर। देख भाई, जैसे ही आप नॉट ओनली बट ऑल्सो देख लो सेंटेंस में, दो बातें दिमाग में आनी चाहिए। या तो इनकी पोजीशन का एरर होगा, इनकी पोजीशन का एरर कैसे होता है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। या तो इनकी पोजीशन का एरर होगा, यानी कि हो सकता है नॉट ओनली सही जगह पे ना लगा हो, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, या तो इनके वर्ब का एरर होगा, सही तरीके से हो सकता है हमने वर्ब अप्लाई ना किया। तो चलो देखते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो सेकेंड कैटेगरी में जा रहा है, सेकेंड सब्जेक्ट में देखा जाता है। तो पहला सब्जेक्ट क्या है, टीचर। दूसरा क्या है, स्टूडेंट्स। दूसरा क्या है, प्लूरल है। पहला क्या है, सिंगुलर है। दूसरे के अकॉर्डिंग गए तो यहां पर हैव बिल्कुल सही है। कुछ लोग बच्चे ये भी बोलोगे सर यहाँ पे हैज लग जाएगा, नहीं, यहां पर क्योंकि हमने मेंशन कर दिया स्टूडेंट्स की बात हो रही है, एक से ज्यादा है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब रख दिया हमने, तो हैव आ गया यहां पर। इसका मतलब आप लोगों को लग सकता है there is no error in this particular sentence, but बच्चों there is a kind of error you need to find out, because if we are talking about only subject verb agreement, that doesn't mean the error will be in this chapter only. The error can be of another chapter like pronoun and noun. So here we go with a discussion. ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोलनी, ज्यादा अंग्रेजी बोलती क्या, चलो खैर, सॉरी शक्तिमान, मुझे माफ कर देना। नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो, यहां पर देखो बच्चों, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो दियर, ये भैया पाप हो गया ये तो। यहां पर देखो, ये दियर वर्ड किसके लिए आ गया, ना ही केवल टीचर। समझो भाई, सेंटेंस को समझो, ऐसा नहीं कि आपको नियम कायदा कानून या एक एक वर्ड किसके लिए आया, ये सेंटेंस का मीनिंग तो हम लोग समझें। ना ही केवल टीचर बल्कि उसके बच्चे यानी स्टूडेंट्स। किसके, ये दियर किसके लिए आया, टीचर के लिए। बट ऑल्सो दियर किसके लिए आया है, उनके, किसके, टीचर के। अब मुझे एक बात बताओ, टीचर तो यहां पर सिंगुलर है, एक ही है, तो भैया दियर क्यों लगा रहे हो। क्या लगना चाहिए, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो हिज। भैया अगर यहां पर टीचर मेल है कोई तो हिज लगा देना, और अगर फीमेल के बारे में बात करो तो हर लगा देना। नहीं पता तो हमने कहा चलो हिज लगा देते हैं, हालांकि यहां पर हर भी सही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहां पर एक टीचर इंडिविजुअल है ना, कोई एक ना एक पर्सन होगा, कोई बंदा होगा। अगर यहां पर टीचर पूरी कैटेगरी को बिलोंग करता, दुनिया भर में जितने भी टीचर हैं, तब अगर वहां पे हमें जेंडर क्लियर ना होता तो क्या लगाते, हमेशा हिज का यूज करते, मस्कुलिन जेंडर का यूज करते। लेकिन क्योंकि यहां पर एक ही टीचर के बारे में बात हो रही है, कोई स्पेसिफाइड है, क्योंकि इसमें आगे दा भी लगा हुआ है, कोई स्पेसिफाइड है, इसलिए यहां पर हम हिज भी लगा सकते हैं और हर भी लगा सकते हैं। तो चलो मान लो कि मैंने यहां पर हिज लगा दिया। अगेन आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि इस जगह होगा क्या, कौन सा पार्ट होगा, बल्कि ये पूछेगा कौन से पार्ट में एरर होगा। तो यस, दूसरे वाले पार्ट में एरर होगा। यहां तक सेंटेंस बिल्कुल सही था, मैंने दियर यूज कर दिया टीचर के लिए जो महापाप था, इसलिए वहां पर एरर हो जाएगा। और यहां पर हमने वर्ब चेक की जो इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आ रही थी। बता भाई, यहां तक कुछ समझ में तो नहीं आ गया। मैं ऐसे पूछता हूं, कुछ समझ में तो नहीं आ गया, क्योंकि इंग्लिश में मेरा मानना ये कि समझ में आने वाली चीजें कम ही होती है, ना समझ में आने वाली चीजें ज्यादा होती हैं। तो इसको फिर से रब कर देते हैं। तो चलो एक और सेंटेंस इस टाइप का ले लेते हैं। यू और आई एम आर ऑनेस्ट। फिर से पहला वाला सेंटेंस जो बहुत पहले मैंने यहां पे लिखा था, देखिए आपको याद है कि नहीं। यू
as well as I am are honest। और क्या होगा कि अगर हम यहां पर लगा दे एंड, you and I am are honest। तो जल्दी से बच्चों सोचिए तीनों का आंसर क्या होना चाहिए, फिर मैं बताता हूं। जी हाँ, जल्दी से सोचते रहिए कि इसका आंसर क्या होगा, फिर डिस्कस करते हैं हम लोग आंसर वाकई क्या होना चाहिए। तो भैया यहां पर और लिखा हुआ है, और किसमें था, सेकंड वाले सब्जेक्ट में था। आई हो गया सेकंड सब्जेक्ट, आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एम आएगा, यहां पर एम सही। यू और आई एम ऑनेस्ट, राइट। अब देखिए एज वेल एज किसमें लिखा हुआ था, फर्स्ट सब्जेक्ट वाले में लिखा हुआ था। यू यहां पर फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ये देखो भाई यहां पर गया, ये यू आर हो जाएगा, यहां पर आर सही। अब देखिए नेक्स्ट, यू एंड आई का मतलब, इसमें कुछ सोचना ही नहीं। यू एंड आई का मतलब यहां पर दो लोगों के बारे में बात कर रहा है। जब एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात होती है तो वो प्लूरल ही होता है। इसका मतलब ना तो इसके अकॉर्डिंग ना तो इसके अकॉर्डिंग, इवन अगर यहां पे राम एंड श्याम लिखा होता तो हम ना तो राम के अकॉर्डिंग ना श्याम के अकॉर्डिंग बल्कि दोनों के अकॉर्डिंग, यानी दो एक से ज्यादा हो गए ना, एक से ज्यादा हो गए तो यहां पर आर अगेन लग जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको तीनों ही सेंटेंसेस समझ में आए होंगे, इसमें कोई डाउट। भैया देखो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की तरह आपको नहीं पढ़ना है, इंग्लिश भी मैथमेटिक्स की तरह आपको पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग की तरह, क्योंकि इसमें दिमाग लगता है। अगर आपने एक बार दिमाग लगा दिया ना भाई, रूल क्या होता है आप कभी भी रिवाइज करोगे नहीं कि रूल जैसी भी कोई इंग्लिश ग्रामर में चीज होती है। आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ रूल इन द होल इंग्लिश ग्रामर। अब कर दें, चलो भाई यहां पर बात हो गई कनेक्टर्स की। अब कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ठीक, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं। लिख देते हैं, 2/3 of the students have done this। 2/3 of the students have done this। बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इसमें क्या गलती है। 2/3 स्टूडेंट्स, अच्छा 2/3 स्टूडेंट्स, ये आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, एक है एक से ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है यहां पर स्टूडेंट्स की बात हो रही है, क्योंकि 2/3 स्टूडेंट्स का प्लूरल है, काउंटेबल है, इसलिए यहां पर हैव जाना चाहिए विदाउट एनी डाउट। यहां पर हैव बिल्कुल सही, हैव लगाने की जरूरत नहीं है। यहां तक वर्ब में कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत कहां पर है साथियों, ये देखते हैं। दिक्कत बेटा यहां पर है, क्योंकि यहां पर 2/3 यूज होगा। जी हाँ, साउंड्स रियली वेरी ऑकवर्ड बट दिस इज ट्रू। 2/3 हो जाएगा। अगर सर मैंने पहली बार सुना है कि 2/3 भी कोई चीज होती है, अभी तक तो हम लोग यही समझते थे 2/3 होता है, 1/3 होता है, 1/4 होता है, लेकिन नहीं। आज ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आराम से क्लियर कर लें, क्योंकि ना तो मुझे कोई जल्दी है ना आपको होनी चाहिए। क्योंकि जब मुझे कोई जल्दी नहीं है एज ए टीचर, तो आपको एज ए स्टूडेंट कैसे जल्दी हो सकती है भाई, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पढ़ने और पढ़ाने ही तो आए हैं। तो होता क्या है भाई, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा 1/2 को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, 1/2 को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाफ बोल देंगे। देखिए 1/3 को 1/3, 1/4 को 1/4 यानी 1/4 को 1/4। ये देखिए यहां तो हमने नहीं बोला कि 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। रीजन क्या है, जब भी ये जो अंश देखते हैं आप, न्यूमरेटर जिसको बोलते हैं, अंश जब एक होगा, देखिए यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, तो सेकंड वाले टर्म का प्लूरल नहीं बनता। दैट इज वाई हाफ, 1/3, 1/4। लेकिन जैसे ही यहां पर न्यूमरेटर हमारा बढ़ेगा एक से ज्यादा और कह देंगे हम लोग 2/3, तो क्या बन जाएगा वो 2/3। 3/4 क्या बनेगा
3/4। ये आप याद कर लें यहाँ पर। हालांकि ये तो एग्जाम में बहुत नहीं आता, सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है तो वो ये 2/3 का भिन्न पूछा जाता है, इसका फ्रैक्शन पूछा जाता है, जो कि आपको पता चल गया। इट इज़ नॉट 2/3, इट इज़ ऑलवेज 2/3। यहाँ पर एस लगाना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, इसलिए मैंने बताया 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन दिस। याद रहेगा बच्चों? तो उम्मीद है याद रहेगा। कुछ और भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस लेते हैं जो कि अक्सर हम लोग को परेशान करते हैं। अब अक्सर दिक्कत ये होती है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है a lot of students have been invited। दिक्कत क्या होती है अगर हम यहां पर बात करें कि सर यहाँ पर सही वर्ब कौन सी आएगी, हैज आएगा या हैव आएगा। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसको जब वो अलॉट ऑफ की बात करते हैं तो अलॉट को ऑफ से अलग कर देते हैं, जबकि अलॉट को ऑफ से अलग करके नहीं देखना होता। जैसे अगर हम वन ऑफ की बात करें, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स की बात करें तो यहां पर जो सब्जेक्ट होगा हमारा वन होगा, और वन के अकॉर्डिंग यहां पे सिंगुलर वर्ब यूज होगी। लेकिन जब भी कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे कि ए नंबर हो गया, ए नंबर, ए लॉट ऑफ हो गया, तो उस कंडीशन में हमें सिर्फ ये नहीं चेक करना होता कि सर यहां पर तो एक लॉट की बात कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट तो हुआ नहीं। ए लॉट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए सर यहां पर हैज लगा दो, गलत हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि ए लॉट किसको बता रहा है, सिर्फ ए लॉट से नहीं, ए लॉट किसको बता रहा है, वेदर इट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल, किसके लिए आया, उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। यानी कि अलॉट के साथ ये सब्जेक्ट यहां पर देखना पड़ेगा, ये सिंगुलर है या प्लूरल, इसके अकॉर्डिंग वर्ब चाहिए, राइट? क्योंकि ये मिलाकर बोला जाता है, इसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भाई नेचुरली चीजें आनी चाहिए, इसको भी अगेन रटने की जरूरत नहीं है, ये कोई नियम नहीं है। बल्कि आप ऐसे समझे कि अगर हम कहते हैं कि बहुत सारे, अलॉट ऑफ का मतलब क्या था, बहुत सारे। अगर हम कहते हैं स्टूडेंट्स के साथ लगाना चाहें तो हम कहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे, यानी कि मैनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग हियर, आर लगाया। इन द सेम मैनर मैनी को और किससे रिप्लेस कर सकते हैं, a lot of स्टूडेंट्स अगेन आर सिटिंग हियर, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात हो रही जो बहुत ज्यादा है ना, एक से ज्यादा, इसलिए। तो अब यहाँ पर इसलिए हमने क्या लगा दिया, a lot of स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे भाई, हैव लगा देंगे। यहाँ पर क्या सही, हैव। लेकिन दोस्तों अभी कहानी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, तो चलो देखते हैं। अलॉट को लगाते हैं हम लोग से मनी के साथ, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मनी आता है अनकाउंटेबल में। अनकाउंटेबल में कैसे होता है, क्योंकि हम लोग नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते मनी को। वी कैन नॉट से 1 money, 2 monies, 3 monies एंड सो ऑन, ऑल्दो वी कैन से 1 rupee, 2 rupees, 3 rupees, दैट मींस रुपीज काउंटेबल बट मनी इज अनकाउंटेबल। a lot of money say has been spent। अब देखिए, कोई ये कह दे कि सर अलॉट ऑफ के साथ आपने यहां पर हैव लगाया था, तो यहां पर भी हैव लगा दे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, यहां पर अलॉट ऑफ कनेक्टेड था स्टूडेंट से, जो कि एक से ज्यादा थे, काउंटेबल थे। लेकिन यहां पर अलॉट ऑफ कनेक्टेड है किससे, मनी से, क्योंकि अलॉट ऑफ का यूज हम लोग काउंटेबल प्लस अनकाउंटेबल दोनों नाउन के लिए कर सकते हैं। जैसे अलॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, अलॉट ऑफ एडवाइस, अलॉट ऑफ नॉलेज, अलॉट ऑफ ऑनेस्टी, और अलॉट ऑफ पेन्स भी कह सकते हैं, अलॉट ऑफ कार्स, अलॉट ऑफ पेन्स भी कह सकते हैं, टेबल्स भी कह सकते हैं, चेयर्स भी कह सकते हैं, यानी कि काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज कर सकते हैं अलॉट ऑफ का। तो अब आपने यहां पर देखा अलॉट ऑफ कनेक्टेड है किससे, एक अनकाउंटेबल नाउन, जो कि यहां पे सिंगुलर दिखाई पड़ रहा है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस एन अनकाउंटेबल नाउन इज सिंगुलर। तो यहां पर सिंगुलर अगर है तो उसके अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब चली जाएगी, हैज चली जाएगी। तो आपने देखा अलॉट ऑफ, अलॉट यहां पर भी, अलॉट यहां पर भी, लेकिन एक जगह हैव आया और दूसरी जगह हैज आया। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं मेरे पास, चलो डिस्कस करते हैं। अब आपको बताना भाई आंसर क्या होगा, क्योंकि आपको मैं यहां पर रटा नहीं रहा हूं, आपने खुद देखा, कोई भी ऐसी चीज मैंने नहीं लिखी जो आपको रटनी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं बच्चों। ए नंबर ऑफ problems say is shared। देखो भाई, a number of problems is shared,
तो आपको लग सकता है कि सर यहाँ पर एक नंबर की बात हो रही है, ए नंबर का मतलब एक नंबर हुआ जो कि सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन अगेन आपको एक नंबर को इस प्रॉब्लम से, इसके नाउन से अलग अलग करके नहीं देखना, बल्कि मिलाकर लिखना। इफ आई से आई हैव ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ, तो आप क्या समझोगे, एक प्रॉब्लम मेरी लाइफ में या बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा, यही समझोगे ना। आई हैव ए नंबर ऑफ, आई हैव ए नंबर ऑफ मतलब बहुत ज्यादा, तो ये मिलाकर मैनी का सेंस देता है ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, इसलिए ये हमेशा होता है प्लूरल। ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर शेयर्ड, राइट, पैसिव में बना हुआ है। अगर हम वही द नंबर की बात कर लें, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास इज हाई। चलो चेक करते हैं यहां पर एज होगा या आर होगा। हमने यहां पर बात की द नंबर। अच्छा बताओ, स्टूडेंट्स का एक नंबर है, मतलब एक संख्या है। जैसे हमने कहा किसी एक क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स को गिनो कितने हैं, तो आपने गिन के बताया कि सर 1000 है, मान लो 1000 है। 1000 अपने आप में एक ही नंबर है, 500 अपने आप में एक ही नंबर है, जिसको हम लोग एक सर्टेन नंबर बोले। द नंबर का मतलब क्या, एक सर्टेन नंबर। अगर मैंने यहाँ पे 50 लिख दिया तो ये द नंबर एक सर्टेन नंबर हो गया, और एक सर्टेन नंबर जो स्टूडेंट्स का है वो तो भैया सिंगुलर ही होगा ना। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास इज हाई, बिल्कुल सही है, आर लगाने की जरूरत नहीं। तो पता ये चला, अगर रटने वाली बात पे आ जाए तो पता ये चला कि ए नंबर ऑफ समथिंग लिखा, ए नंबर होता है प्लूरल, जबकि द नंबर होता है सिंगुलर। और ये सेम चीज होती है किसके साथ, ए वैरायटी और द वैरायटी के साथ। ए वैरायटी होता है प्लूरल, जबकि द वैरायटी होता है सिंगुलर। जैसे ए वैरायटी ऑफ क्लोथ्स आर अवेलेबल, आर सही है, बट द वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स यू डिजर्व इज आ जाएगा, आर नहीं आएगा। रब कर दे इसको। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा सभी को। अब एक और थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला सेंटेंस देख लेते हैं। हाफ ऑफ द टेबल is are broken. Half of the table is are broken. You have to decide what kind of verb will be used here. And the other sentence is half of the people. जैसे कि हमने यहां पर स्लैश लगा था, वैसे half of the people is are busy. Again यहां पर जब आपने रूल, जब आप रूल लगाने की कोशिश करोगे, रटी रटाई चीज़ों बिलीव करके आप अपने क्वेश्चन को सही करने में लग जाओगे, तो आप कहीं ना कहीं गलती ज़रूर करोगे। लेकिन अगर आपने इस तरीके से समझाया तो कहीं भी आपसे कोई भी गलती नहीं हो सकती। हमने देखा एक टेबल की बात हो रही, द टेबल, सर्टेन टेबल है, सर्टेन चीज़ों के लिए द लगाते हैं। उस टेबल का आधा पार्ट, एक टेबल है उसके दो टुकड़े की एक पार्ट जब हमने उसकी बात की तो वो बताओ एक पार्ट है या एक से ज्यादा है? एक ही तो होगा, हाफ ऑफ द टेबल, एक ही पार्ट तो होगा, और वो क्या है, ब्रोकन है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर लगा देंगे इज, हाफ ऑफ द टेबल इज ब्रोकन, राइट। अब यहां पर आ जाते हैं, हाफ ऑफ द पीपल इज आर बिजी। तो अब पीपल एक से ज्यादा है, उनमें से आधे, ऐसा तो है नहीं कि एक पर्सन है उसका आधा कर दिया, एक पर्सन है उसका आधा शरीर अलग कर दिया और एक हिस्से की बात, ऐसा नहीं। उनकी आधी संख्या की बात हो रही होगी यहां पर, राइट। उनकी आधी संख्या की बात हो रही है, तो से अगर मान लो यहां पर पीपल लिखा है तो कम से कम तो हमारे पास हो सकता है, ये हम अज्यूम कर लेंगे कि हाँ कुछ लोग होंगे हमारे पास, ज्यादा नहीं तो कुछ लोग तो होंगे। और अब डिपेंड करेगा इस वाले नाउन के ऊपर, इस वाले सब्जेक्ट के ऊपर कि हम कैसे इसमें वर्ब लगाते हैं। तो ये क्या होगा, ये है पीपल जो कि प्लूरल है, उसका हाफ भी एक नंबर होगा जो एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहा होगा, इसलिए यहां पर हम लोग लगा देंगे आर। सो हाफ ऑफ द पीपल आर बिजी, इज बिजी नहीं आएगा क्योंकि अब दारो मदार इसके ऊपर आ जाता है, जैसा ये है वैसी वर्ब हमें यूज करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो यहां तक सभी को बातें समझ में आई होंगी। एक दो सेंटेंसेस और देखते हैं, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर, जो कि बहुत मुश्किल चैप्टर था, जिसमें बहुत सारे नियम कायदे कानून थे। लगभग 80 एक मैंने किताब पढ़ी थी, उसका नाम नहीं बताऊंगा, उसमें थे तकरीबन 80 से 90 रूल थे उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर। लेकिन आप ध्यान रखें, पूरे ही चैप्टर में मैंने ऐसा कोई भी नियम आपको नहीं बताया जो
समझना आपके लिए मुश्किल हो, या जिसको आप कह सकते हो नियम वो होता है जिसका हमें कोई भी लॉजिक नहीं मिलता, कॉन्सेप्ट नहीं मिलता। लेकिन सारे सेंटेंसेस का मैंने आपको एक एक करके कॉन्सेप्ट बताया कि इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन क्या है, दिया है ना। तो नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं। मोर देन वन आर्टिकल इज आर सोल्ड। क्या लगता है आपको, क्या आना चाहिए? मोर देन वन आर्टिकल इज आर सोल्ड। अब हिंदी अनुवाद करोगे तो यहां पर गच्चा खा जाओगे। रीजन क्या है? मैंने कहा कि मोर देन वन आर्टिकल, मोर देन वन का मतलब कम से कम कितना हुआ? 2, यानी कि सेंस वाइज यहां पर 2 की बात हो रही है, और 2 की बात अगर हो रही तो आर लगना चाहिए था। लेकिन अभी रुक जाओ मेरे दोस्त, वर्ब आती है सेंस के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि वर्ब आती सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट हमें चेक करना पड़ेगा यहां पर क्या है। क्या मोर देन सब्जेक्ट हो सकता है? मोर देन सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मोर यहां पर क्या है? एडजेक्टिव की डिग्री है, यानी मच या मैनी को हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में मोर कहते हैं। जो एडजेक्टिव है वो कभी सब्जेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? या तो नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा यहां पे नाउन प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन मिला नहीं, नाउन मिल गया। वन आर्टिकल, वन आर्टिकल है सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर वर्ब चली जाएगी, इसलिए यहां पर वन आर्टिकल के हिसाब से लग जाएगा इज। आर गलत हो जाएगा, भले ही सेंस दे रहा हूं एक से ज्यादा का। लेकिन अगर इसमें हम ये कर दें कि मोर देन 2 आर्टिकल्स या सो ऑन 3 4, अब ये बन जाएगा भाई प्लूरल, और इसके साथ आने लगेगा आर। और अगर इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से फ्रेम करके लिखें, जैसे मोर टीचर्स, चलो टीचर्स की बात नहीं करें, आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल की बात करें। मोर आर्टिकल्स देन वन इज आर सोल्ड। अगर इस पर्टिकुलर सेंटेंस को ऐसे फ्रेम करके लिख दिया कि मोर आर्टिकल्स देन वन, तो आपको देखना पड़ेगा अगेन यहां पर हमारा नाउन कौन सा है। नाउन ही हो गया, वन से हमारे पास कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर कर रहा है वन से। लेकिन यहाँ पर जो हमारा फोकस है, जो हमारा मेन नाउन है, वो कौन सा सब्जेक्ट है? वो मोर आर्टिकल्स। ये क्योंकि प्लूरल है इसलिए यहाँ पर आर चला जाएगा। मोर आर्टिकल्स देन वन आर सोल्ड। तो उम्मीद है बच्चों यहाँ तक समझ में आएगा। एक और सेंटेंस बचा हुआ है, उसको हम लोग जरा सा कवर कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को ओवर करते हैं। Now, the next sentence is nothing but birds is are seen. नथिंग बट बर्ड्स इज आर सीन। आपको लग सकता है कि अच्छा यहां पर दो बात भाई बर्ड्स की हो रही इसलिए आर लगा दो। नहीं, आप गलत हो जाओगे, क्योंकि ये सेंटेंस में आपको फिर से अगेन समझना पड़ेगा। रटने वाली बात है तो रट लो कि नथिंग बट के बाद जैसा भी यहां पर नाउन हो, डजंट मैटर, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा वर्ब नथिंग के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट बर्ड्स नहीं है बल्कि नथिंग है। नथिंग के अकॉर्डिंग यहां पर क्या चला जाएगा? इज। तो रटने वाले लोग ये रट सकते हैं कि नथिंग बट जब भी हो इज ही लगाना है आगे, क्योंकि हमेशा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? नथिंग होगा। लेकिन समझने वाले लोगों के लिए मैं समझाता हूं। यहां पर बच्चे इस सेंटेंस के थ्रू बात ये हो रही है, ये कुछ ऐसा लिखा है, नथिंग एक्सेप्ट बर्ड्स। या हम इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से फ्रेम भी कर सकते हैं, जैसे नथिंग इज आर सीन बट, या एक्सेप्ट, बट का एक और मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट, सिवाय। नथिंग इज आर सीन बट बर्ड, सिवाय बर्ड्स के। कुछ नहीं देखा गया, कुछ नहीं देखा, यही तो कहना चाह रहा, कुछ नहीं देखा गया। नथिंग इज आर सीन, तो क्या लगे? नथिंग इज सीन एक्सेप्ट बट बर्ड्स। देखो दूसरे तरीके से मैंने यहां पे लिखा भी कि नथिंग इज सीन या आर सीन बट बर्ड्स, तो बर्ड्स के तो बारे में बात ही नहीं हो रही है। कुछ नहीं देखा गया यहां पे भाई, यहां पे क्योंकि हमने इस आर का एग्जांपल लिया है, तो कुछ भी नहीं देखा जाता सिवाय बर्ड्स के। तो सिवाय बर्ड्स हमें यहां पर कोई मतलब नहीं, बल्कि कुछ भी हमारा सब्जेक्ट हो गया और उसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, यहां पे इज आएगा, आर यहां पर गलत हो जाएगा। तो नथिंग इज सीन बट बर्ड्स, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं नथिंग बट, नथिंग एक्सेप्ट बर्ड्स इज सीन। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा, और यहीं तक रखते हैं।
क्योंकि जो हमारा सबसे मुश्किल चैप्टर था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ और भी सारे सारे चैप्टर्स हम लोग लेकर आएंगे और आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे यहाँ पर बिना किसी रूल के। अच्छा, मज़ेदार बात तो ये है कि ग्रामर हम लोग पढ़ रहे हैं बिना किसी रूल के। किसी को बताओगे तो बहुत फनी साउंड करेगा, लेकिन हाँ यहाँ पर हकीकत है, सच होता हुआ नजर आ रहा है। तो मिलेंगे अगले चैप्टर में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।